कैसे कैसे कहाँ पे कौन सी दिक्कत आती है, हार्ट का कौन सा हिस्सा क्या फंक्शन करता है, ठीक है, कौन से आर्टरीज में ज्यादा प्रॉब्लम आती है, हार्ट अटैक कैसे होता है, कार्डियक अरेस्ट कैसे होता है। लेकिन अभी हम देखेंगे कि ये जो ट्रीटमेंट, जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि इसके लिए जो प्रोसीजर्स हैं, कि लोगों को डाउट होता रहता है, लेकिन नॉर्मली जो हार्ट के जो लक्षण आते हैं वो आते हैं चेस्ट पेन, हार्ट में धड़कन तेज होना और चक्कर आना, गिर जाना, सांस फूलना, थकान और पैरों में स्वेलिंग, चेहरे में स्वेलिंग, ये सब चीजें होने लगती है हार्ट के पेशेंट को। तो उनको पता चलता है कि हार्ट में कुछ प्रॉब्लम है। बीपी का बढ़ना ये भी एक सिम्टम है, ठीक है। तो लोग नॉर्मली क्या करते हैं, मॉनिटरिंग करना शुरू करते हैं कि बीपी मेजर करने लगते हैं। लेकिन बीपी की प्रॉब्लम कई और रीजन से भी हो सकती है, तो इससे ये पता नहीं चलता कि हार्ट की प्रॉब्लम है कि नहीं। ईसीजी और ईकेजी कराते हैं, जो बेसिक प्रोटोकॉल है चेकअप का। ईसीजी और ईकेजी कराते हैं, लेकिन ईसीजी और ईकेजी में कई बार कोई कंक्लूसिव या डेफिनेटिव रिजल्ट नहीं आता। कई बार आप लोगों ने सुना होगा ईसीजी कराया नॉर्मल आया। लोग बताते हैं ना, हर साल लोग मेडिकल कराते हैं, एनुअल मेडिकल, ताकि हेल्दी रहे, कुछ दिक्कत ना हो। लेकिन एनुअल मेडिकल में ईसीजी तक होता है, उसके बाद ब्लड टेस्ट होता है जिसमें लिपिड प्रोफाइल वगैरह होता है, वो भी कई बार बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ नहीं आता है, या थोड़ा बहुत कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ आता है, लोग उसको सीरियसली नहीं लेते हैं। चेस्ट का एक्सरे करा देते हैं तो हार्ट का साइज वगैरह सिंपल रहता है, ठीक है। तो अब उसके बाद आता है कार्डियक कैथेटराइजेशन, उसके बाद हार्ट की एमआरआई, सीटी और स्ट्रेस टेस्ट। तो बाकी चीजों में, बाकी जितने भी टेस्ट हैं, तो कल मैंने अलग अलग प्रॉब्लम्स के बारे में जो आपको एक्सप्लेन किया था, बाकी जितने भी टेस्ट हैं जो आसानी से हो जाते हैं, उसमें क्या पता चलता है कि हार्ट में कोई सूजन तो नहीं है, हार्ट का साइज बढ़ तो नहीं गया है, हार्ट का साइज घट तो नहीं गया है, ठीक है। या उसमें यह पता चलेगा कि जो हार्ट में इलेक्ट्रिकल इंपल्स है वो बहुत ज्यादा अप डाउन तो नहीं हो रहा है, फ्लक्चुएट तो नहीं हो रहा है। ईसीजी में या ईकेजी में पता चल जाएगा। ब्लड टेस्ट में यह पता चलेगा कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है कि नहीं बढ़ा हुआ है। एमआरआई में भी वही दिखेगा कि हार्ट का साइज, इको टेक्सचर, जो हार्ट के वेन्स, नर्व्स हैं, वो अपनी सही जगह पे हैं कि नहीं, उसमें कुछ स्वेलिंग तो नहीं। जो दो सबसे मेजर समस्याएं हैं, एक कोरोनरी आर्टरीज की ब्लॉकेज, जो मैंने 3 कोरोनरी आर्टरीज बताई थी जो हार्ट के मसल्स को ब्लड सप्लाई देती है, जिसकी वजह से सबसे ज्यादा हार्ट अटैक के केसेस होते हैं। उसमें कोई ब्लॉकेज है या नहीं है ये नहीं पता चल पाता। उसके लिए ये जो, जिसको आप हम लोग एंजियोग्राफी बोलते हैं या कैथेटराइजेशन, उसमें क्या है, कैथेटर एक ट्यूब जैसा, एक वायर जैसा डाला जाता है, मोस्टली फेमोरल वेन से, यानी थाइज में एक वेन डाला जाता है और वो वहां तक पहुंचाया जाता है, और उसमें कैमरा होता है जो पता लगाता है कि कितना ब्लॉकेज है, प्लाक बिल्डअप है कि नहीं। और ये एक मुश्किल प्रोसीजर है। तो जब तक किसी को हार्ट अटैक नहीं आता, चेस्ट पेन लेकर के या सीवियर कुछ लेकर के कोई एडमिट नहीं होता है, तब तक कोई भी ये कराता नहीं। और दूसरा है स्पाइन की एमआरआई। जैसे कि मैं बता, थोरेसिक स्पाइन T1 T2 के आसपास अगर कंप्रेशन होता है तो उसकी वजह से कभी कभी सडनली हार्ट को जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स जा रहा है वो रुक जाता है और कार्डियक अरेस्ट हो जाता है बहुत सडनली। और आजकल सर्वाइकल स्पाइन की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा लोगों को हो रही है, जिसकी वजह से थोरेसिक स्पाइन में कंप्रेशन होना आम बात हो गई है। इसलिए जो बहुत सारे लोग, खास तौर पे जो मैंने बताया था कि इससे पहले भी एक दिन मैंने अपनी ट्रेनिंग में बताया था कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे फिट लोग जो बहुत ज्यादा जिम वगैरह जाते हैं, बॉडी बिल्डिंग करते हैं, उनको ये प्रॉब्लम हो रही है। क्यों? अब जिम में जाते देखते जो वेट लिफ्टिंग खास तौर पे करते हैं, ऐसे जब उठाते हैं ना, इसका कंप्रेशन, और अगर सफिशियंट वो अपने बोन्स के लिए, अपने जॉइंट्स के लिए न्यूट्रिशन नहीं ले रहे, जो जिम में जाने वाले, एक्सरसाइज करने वाले, बॉडी बिल्डिंग, उनका फोकस क्या होता है, डोले सोले बन जाए, मसल्स दिखे। तो मसल्स के हिसाब से तो न्यूट्रिशन ले लेते हैं, लेकिन बोन और जॉइंट, जब भी आप कोई चीज उठाते हैं तो आपका पूरा का पूरा वेट आता है किस पे, स्पाइन पे, रीढ़ की हड्डी पे। तो गर्दन तो अकड़ जाती है, गर्दन तो अकड़ा लेते हैं, लेकिन गर्दन के बाद यानी सर्वाइकल स्पाइन के बाद नेक्स्ट हिस्सा आता है थोरेसिक स्पाइन का।
तो सारा वेट शिफ्ट होता है थोरेसिक स्पाइन पे। जो चेस्ट का एक्सरसाइज होता है या बेंच प्रेस होता है, बेंच पे लेट करके जो वेट उठाते हैं चेस्ट बनाने के लिए, क्योंकि सबका जो अपर बॉडी का ही जोड़ होता है, मान लीजिए या तो एब्स बनाएंगे या बाइसेप्स या फिर शोल्डर्स, चेस्ट, तो वो सारा का सारा जो लोड आता है जब भी चेस्ट की एक्सरसाइज कोई करती है, सब कोई भी जिम में जाता है, कोई भी बॉडी बिल्डर है, तो जब तक इसका चेस्ट नहीं भरा हुआ हो उसको आप बॉडी बिल्डर मानते हैं, चाहे डोले कितने भी बढ़े हो। आपका हार्ट है, उसमें जो नर्व जाती है, अगर वहां पे स्पाइन पे प्रेशर आ रहा है तो उसमें नर्व में कंप्रेशन होने के चांसेस रहते हैं। और भी रीजन से हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि यही एक इकलौता रीजन है, एक तो ये हो गया। तो थोरेसिक स्पाइन का चेकअप जरूरी है, जो लोग करवाते नहीं हमारे। आप में से कितने लोग हैं, आप यहाँ पे अभी 27 लोग हैं, आज तक आपने किसी को रूटीन प्रोसीजर में, आज तक आपने अपने पहचान में, अपने परिवार में, दोस्ती में, रिश्तेदारी में, कहीं भी रूटीन प्रोसीजर में कि साल 2 साल 3 साल हो गया, चलो एक बार स्पाइन की एमआरआई करा लेते हैं या हार्ट की एमआरआई करा लेते हैं, या चेस्ट पेन हुआ था थोड़ा सा, जाकर के एक बार एंजियोग्राफी करा लेते हैं, देखा है? लोग जाते हैं, मेरा कोलेस्ट्रॉल टेस्ट कराना है, शुगर टेस्ट कराना है, थायराइड टेस्ट कराना है, थोड़ा भी डाउट होने पे, क्योंकि ये सब प्रोसीजर आसान है, पैसे की बात नहीं है। पैसा लोगों के पास बहुत है, बहुत सारे लोग हैं जिनके पास पैसे की कमी नहीं है, लेकिन ये सब प्रोसीजर आसान है। फोन किया, एक ब्लड टेस्ट सैंपल लेने वाला आ गया, या ज्यादा ज्यादा एक्सरे भी करा लिया, अल्ट्रासाउंड भी करा लिया। व्हेन इट कम्स टू एमआरआई, एक भी बंदा बता दे कि उसने बिना डॉक्टर की या बिना जब तक सीवियर कोई प्रॉब्लम ना हो हुई हो तब तक एमआरआई या एंजियोग्राफी कराई, क्योंकि खासतौर पे एमआरआई तो फिर भी इतना मुश्किल प्रोसीजर नहीं है, कॉस्टली है लेकिन मुश्किल नहीं है। लेकिन एंजियोग्राफी तो काफी मुश्किल प्रोसीजर है, उसमें पता है उनको कि छेद करेंगे, उसके थ्रू तार डालेंगे, है ना? तो ये दोनों जो प्रॉब्लम है वो छुपी रह जाती है। इसीलिए रूटीन चेकअप कराने वाले भी हार्ट अटैक को और ब्रेन स्ट्रोक को प्रिवेंट नहीं कर पाते, क्योंकि ब्लॉकेज का पता करने का और कोई तरीका नहीं। यहां पे आपकी हेल्प करता है एक्यूलाइफ। एक्यूलाइफ आपको कभी भी ये नहीं बता पाएगा कि कितने परसेंट ब्लॉकेज है, वो आपकी एक्सपर्टाइज से आप अंदाजा लगाएंगे। आप बता सकते हैं कि 90% अबव है कैटेगरी में, 70 से 90 के बीच में है, 50 से 70 के बीच में है, या 50% से नीचे। 50% से नीचे तो कॉमन माना जाता है कि ऑलमोस्ट सबको रहता है 50% से नीचे वाली कैटेगरी। तो वो जब हम एक्यूलाइफ की ट्रेनिंग लेंगे तो मैं आपको स्पेसिफिकली बताऊंगा कि कहां पे कैसा कितना सेंसेशन आने से आपको उस ब्लॉकेज के मैग्नीट्यूड का अंदाजा लगेगा। वो तो हो गई एक चीज। दूसरी चीज, थोरेसिक स्पाइन का तो आप आराम से चेकअप कर सकते हैं, आपको एक्यूलाइफ का जैसे कि अगर मैं दिखाऊं, तो जैसे कि आप देख रहे हैं, ये स्पाइन का फोटो बना हुआ है। यहां से ये जो ब्लैक सेकेंड डंडा है, वहां से लेकर के यहां तक ये थोरेसिक स्पाइन है, सबसे स्पाइन का सबसे लंबा सेक्शन होता है। बहुत पूरी की पूरी बैक ऑलमोस्ट आपकी इसी से कवर्ड होती है। अभी देखिए, ये T1 है, T2 है, T3 है, T4 है, T5 है, T6 है, T7, T8, T9, T10 तक। तो यहां पे ये 1 और 2 के बीच में यहां से निकलता है वो हिस्सा, मैंने आप लोगों को एक बार बताया भी था। ये T1 से आर्म्स और एसोफेगस, T2 ये जो वर्टेब्रा T1, T2 और T2, T3, इन दोनों के बीच में जो इंट्रावर्टेब्रल डिस्क होते हैं, इसमें जो स्पेस होता है, इसी से आपके हार्ट का, लंग्स का और चेस्ट का, तो ये सारे ऑर्गन आपके इसी बीच से निकलते हैं। T1 से T4 के बीच से आपके नर्व रूट निकलेंगे, ठीक है? अगर इसमें कंप्रेशन होती है तो क्या क्या प्रॉब्लम होता है, और भी प्रॉब्लम्स हैं जो दिया गया है। इसके अलावा हाई बीपी, हाई ब्लड प्रेशर, आपका ब्लड प्रेशर भी हाई हो सकता है। कई बार लोगों को ब्लड प्रेशर का रीजन ही नहीं पता चलता।
बोलते ना सिम्टम नहीं है, मैंने बीपी के बारे में भी बताया था ना कि सिम्टम नहीं पता चल रहा है, रीजन नहीं पता चल रहा है। तो ये जो स्पाइन के इस एरिया में अगर कंप्रेशन होगा तो बीपी भी हो सकता है, उसकी वजह से अस्थमा हो सकता है। कई बार लोगों का, अगर आपके पास अस्थमा का कोई पेशेंट आया, जब भी किसी भी, ये इसीलिए मैंने आप लोगों को बोला है कि अगर आप थेरेपी सेंटर चलाते हैं तो ये वाला चार्ट गूगल पे मिल जाता है। मैंने तो अभी गूगल से ही खोल के दिखाया ना आपको। ये अपने टेबल पे जरूर रखें। और किसी क्रॉनिक पेशेंट को जो बोलता है कि मैंने बहुत इलाज करा लिया, मेरे को आराम नहीं मिलता, तो मोस्टली सब इस चीज को छोड़ देते हैं, क्योंकि हमारे शरीर के सारे ऑर्गन को कंट्रोल करता है हमारा ब्रेन। और ब्रेन की कंट्रोलिंग जिस वायरिंग के थ्रू है, वो वायरिंग जाती है इस रीढ़ की हड्डी के अंदर से। और ये जो बीच में ये व्हाइट वाला जगह है ना, ये व्हाइट व्हाइट जो, ये जो हड्डी दिख, ये बीच में हड्डी है, और हड्डी के बीच में जो व्हाइट व्हाइट वो लगा हुआ है ना, क्रीम जैसा, वो है इंट्रावर्टेब्रल डिस्क। तो वहीं पे जो ये गैप्स है ना बीच में, इन्हीं गैप से वो नर्व्स निकलते हैं। तो जब ये डिस्क खराब होने लगता है तो ये गैप कम होने लगता है और नर्व दबने लगती है। तो जिस ऑर्गन का नर्व दब गया उसमें कोई ना कोई परेशानी होगी, और उस ऑर्गन को आप ठीक करते रहो, वो ठीक ही नहीं होगा। आप किसी ऑर्गन पे थेरेपी दे रहे हो, लंग, मान लो किसी को अस्थमा है, अस्थमा के पॉइंट पे थेरेपी दे रहे हो, बीपी है, बीपी के पॉइंट पे थेरेपी दे रहे हो, लेकिन 15 दिन में, 1 महीने में रिजल्ट नहीं आता। तो ये नहीं कि लगे रहना है, या तो पहले ही पेशेंट आया तभी आप पूरा उसका स्पाइन चेक कर लो, नहीं तो अगर किसी चीज में ऐसी प्रॉब्लम होती है तो चेक करो। यहाँ पे देखा है ना, हार्ट कंडीशंस, तो अगर इसमें प्रॉब्लम होगी तो इतनी सारी, अगर यहां से लेकर के यहां तक आपके स्पाइन में कोई कंप्रेशन है T12 तक, तो यूट्रस, कोलोन, ये सब की प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट है ये थोरेसिक स्पाइन। हम 90% लंबर स्पाइन, सर्वाइकल स्पाइन करते रहते हैं। ऊपर देखिए, सर्वाइकल की प्रॉब्लम तो नहीं है आपको, क्योंकि गर्दन में प्रॉब्लम होती है तो दर्द होता है, उसको इंसान मान्यता नहीं देता। कमर में प्रॉब्लम होती है तो दर्द होता है, बाकी उसके अलावा किसी को मान्यता। ये जो प्रॉब्लम है इसमें क्या होता है, पीठ में जकड़न, खासतौर पे जब दिन भर लोग बैठने वाले हैं ना, उनको आप देखोगे कि बीच बीच में ऐसे 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 करते रहेंगे। देखा है ऐसे करते हुए लोगों को? आप गौर करो, अगर आप किसी भी पर्सन के साथ 1 घंटे बैठो, दिन भर में अगर आप 10 लोगों के साथ 1-1 घंटे टाइम स्पेंड करो, तो उस 1 घंटे के दरमियान 10 में से 6 से 7 लोग ऐसे करेंगे, स्ट्रेच करेंगे अपने बैक को। करते हैं कि नहीं? तो जब ऐसे स्ट्रेच करते हैं तो सर्वाइकल स्पाइन स्ट्रेच नहीं होती, लंबर स्पाइन स्ट्रेच नहीं होती। लंबर स्पाइन स्ट्रेच होती है जब आप पीछे ऐसे झुकते हो या आगे ऐसे झुकते हो। ऐसे जब आप स्ट्रेच करते हैं तो आपकी थोरेसिक स्पाइन, जब आप ऐसे है, ऐसे खोलते हैं तो आगे की तरफ जो कंप्रेशन होता है ना, वो खुलता है, तो थोड़ा रिलीफ जैसा फील होता है। इसीलिए लोग आगे की तरफ स्ट्रेच करते हैं। जिसको गर्दन में प्रॉब्लम होती है, झुका के काम करते करते फिर थोड़ी देर ऐसे करता है ना, क्योंकि स्पाइन जो अंदर की तरफ झुकने लगता है, जो हमारा बॉडी जो ऐसे पोजीशन में आता है तो दबने लगता है, वो खुलता है। तो ये प्रॉब्लम, क्योंकि अभी ज्यादातर लोगों की सीडेंटरी जॉब्स है, तो ये प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों को सता रही है। ठीक है, तो अगर उसमें प्रॉब्लम होगी तो ये होगा। तो जो अभी आपको मैंने क्या बताया कि आपको अपने घर में कुछ सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, जिससे आपको ये अंदाजा लगाना चाहिए कि इस इंसान के इसमें एक सिम्टम यही है, जो बार बार ऐसे स्ट्रेच करता रहे। पीठ अकड़ गई है, पीठ का मालिश कर दो। जिसको पीठ में जकड़न महसूस होती है, हमेशा दर्द नहीं होता, ऐसे लगता है कि जकड़ गई है, क्योंकि थोरेसिक स्पाइन में ज्यादा मूवमेंट नहीं है, आपकी पीठ बीच से नहीं झुकती। जब आप झुकते हैं तो या तो कमर झुकती है या गर्दन झुकती है, पीठ तो नहीं झुकती ना, पीठ मुड़ नहीं सकती। तो पीठ में बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं है उसके वर्टेब्रा में, गर्दन पूरी झुक जाती है, गर्दन ऐसे हो जाती है, यहाँ का स्पाइन इतना झुक सकता है, कमर आपकी पूरी झुक सकती है। बहुत सारे लोग जिनकी ज्यादा लचीली होती है वो अपनी नाक टच कर लेते हैं घुटने में, होता है कि नहीं? कमर इतनी झुक सकती है, लेकिन पीठ, इस पीठ जैसे ये सीधी उंगली है तो ज्यादा से ज्यादा इतनी होती। सिर्फ इतना मुड़ने वाला हिस्सा जो है उसमें दर्द नहीं होगा, क्योंकि कंप्रेशन एक लिमिट से ज्यादा बढ़ता नहीं। दर्द कब होता है? जब ब्लॉकेज होगा। ब्लॉकेज कब होगा? जब नर्व पूरी दबेगी। समझ रहे हो पॉइंट को? ये जो जो लोग पुराने हैं, जो समझ चुके हैं, जिन्होंने वो देखा एक्यूलाइफ का, जब आप पढ़ेंगे तो नए लोग भी समझेंगे, लेकिन पुराने लोग समझ रहे होंगे कि दर्द कब होगा। जैसे ये वायर है, इसके ऊपर ये ब्लैक कवर है,
उसके नीचे एक लेयर है रबर की, और उसके नीचे वो तांबे का या कॉपर का जो भी वायर होगा। तो हमारा नर्व भी ऐसे ही होता है, 3 लेयर होती है उसमें। अंदर सबसे अंदर की जो लेयर है वो है मेन बायो इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो के लिए। वो जब पूरी तरह से नस दबती है तभी वहां तक दबाव जाता है, तो दर्द तब शुरू होगा। तो बीच का पीठ जो है ना वो उतना मुड़ता ही नहीं कि वहां तक दबाव जा सके। किसी को इंजरी हो जाए, कोई भारी चीज उठा लिया, बैठ गया, डिस्क डिफ्यूज हो गया, तभी दर्द होगा, जनरल में नहीं होता। वो जो ड्यूरामेट जो ऊपर वाला हिस्सा है ना, बाहर का हिस्सा एक्सॉन, वो दबता है। यानी ये वायर का जो कवर है वो दबेगा, अंदर का तांबे का था। इसको जैसे मान लो कि किसी चीज में, जैसे दरवाजे के नीचे से हम कभी एक्सटेंशन कोड लगाते हैं ना, तो दरवाजा खोलने बंद करने में तार थोड़ा सा दब जाता है ना। अगर पूरा दब जाए तो इलेक्ट्रिसिटी बंद हो जाएगी। थोड़ा क्या दबता है? ऊपर का जो इंसुलेशन होता है। तो जो ऊपर का इंसुलेशन दबता है, ये जो वाइटल न्यूरॉन का फ्लो होता है वो उधर से ही होता है। अंदर से किस न्यूरॉन का फ्लो होता है? सेंसरी न्यूरॉन का और मोटर न्यूरॉन का। तो हार्ट काम भी करता रहेगा, सेंस भी लेता रहेगा, क्योंकि वो दोनों न्यूरॉन के फ्लो हो रहे हैं। ऊपर वाला जो एक्सॉन है वो दब रहा है, तो वाइटल न्यूरॉन यानी जो उसका रिपेयर वर्क है वो नहीं, तो वो ऑर्गेन आपका खराब होना शुरू। तो बाकी ऑर्गेन, यूट्रस खराब हुआ या थोड़ा को, तो बीमारियां होंगी। लेकिन हार्ट के मामले में क्या होता है कि बायो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो अगर हार्ट को खराब हुआ तो सीधे जयराम जी की वो टाइम भी नहीं देता। इसीलिए जो लोग को ये ज्यादा हैबिट है, आप ये इसकी फ्रीक्वेंसी अब 2 4 10 दिन में कभी कोई एक बार करता है, या बहुत लंबे समय तक बैठा रहा कंप्यूटर पे काम करता रहा, उठने के बाद थोड़ा ऐसे स्ट्रेच किया, तो ठीक है, इतना तो सबको होगा कॉन्टिन्यूस 4 5 घंटे बैठ। लेकिन जो बंदे आप हमेशा बार बार बीच बीच में ऐसे करते रहो खिंचा, उनके ऊपर नजर रखनी है, उनका चेक करना है कंप्रेशन। ठीक है, उसके बाद अब कुछ लोगों को देखेंगे कि पानी पीते, खाना खा लिया भर पेट, कुछ नहीं होगा उनको, लेकिन एक घूंट भी पानी पीते ही डकार आती है। देखा है, नोटिस किया? खाना खाने से डकार नहीं होते उनको, एक घूंट भी पानी पिया तो डकार आती है। एनी गेसेस ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों है? शरीर में तो क्या जाता है? H2O। और इलेक्ट्रिसिटी का इम्बैलेंस का मतलब किस चीज का इम्बैलेंस है? सोडियम और पोटेशियम का इम्बैलेंस। जब भी सोडियम और पोटेशियम का इम्बैलेंस होता है तो बॉडी में नाइट्रिक एसिड रिलीज करता है। वो जो बता ना, जो रेनिन होता है, रेनिन जाने के बाद आपके ब्लड वेसल्स को या मसल्स को कंप्रेशन और वो फैलाव के लिए, उसकी वजह से ये पानी में जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है उसको मिला करके नाइट्रिक ऑक्साइड, और नाइट्रिक ऑक्साइड और क्या बनेगा? केमिस्ट्री वाला कौन है? रूबी मैडम कहाँ है? अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल होता है। तो ये जो चीज है, तो जब भी कोई इंसान, ज्यादातर लोग क्या होता है हेल्थ कंडीशंस की वजह से मानते हैं कि खाना खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, खाना खाने के बाद तुरंत बाद अगर आप पानी पिएंगे तो इससे आपका डाइजेशन प्रभावित होता है। लेकिन अगर आपका ब्लड प्रेशर इम्बैलेंस है, ठीक है, और आप उसको मेडिसिन लेकर के बैलेंस कर रहे हैं, तब तो ठीक। लेकिन
अगर ब्लड प्रेशर इम्बैलेंस है और सोडियम पोटेशियम का बैलेंस आप नहीं बना रहे हैं, खाली मेडिसिन लेते जा रहे हैं, तो जो बायो इलेक्ट्रिसिटी बैलेंस होकर के हार्ट को चलानी चाहिए थी, वो तो जरूरत पड़ ही नहीं रही है बॉडी को बैलेंस करने की। वो तो बाहर से आप दवाइयां ले रहे, वो बैलेंस कर रहा है। इट इज समथिंग लाइक कि आपके घर परिवार में, दोस्त रिश्तेदारी में अगर कोई बेरोजगार हो जाए और आप उसको 1,000 रुपए डेली देना शुरू कर दो, उसके तो मजे हो गए, वो क्यों काम करेगा फिर? तो जब भी आप किसी चीज को बैलेंस करने के लिए दवाइयां दे रहे हैं, इसीलिए जो हमारा ट्रीटमेंट है वो केवल थेरेपी और सप्लीमेंट्स पे है, दवाइयों पे नहीं है। हम दवाइयों को जितनी जल्दी हो सके बंद कराने की कोशिश करते हैं। हाँ, तुरंत बंद भी नहीं कर सकते दवाइयां, वो भी डेंजरस है। लेकिन क्यों? क्योंकि दवाइयां क्या करती है, आपके बॉडी का जो नेचुरल रिपेयर मैकेनिज्म है उसको मतलब निष्क्रिय कर देती, जरूरत ही नहीं है। आपके शरीर में कोई हार्मोन नहीं बन रहा है, मान लो थायरॉक्सिन कम, ये आपके बॉडी में T3 कम बन रहा है, आपने T3 बाहर से लेना शुरू कर दिया, तो T3 बनाने वाला जो हार्मोन है, वो ग्लैंड है, वो क्यों बनाएगा? जिसको बैठे बैठे खाने को मिल रहा है, वो कमाने क्यों जाएगा बताओ? हमारी आदत जो आलस की है, वो हमारी बॉडी की आदत है। हम थोड़ी देर के लिए सोफे पे बैठ जाते हैं तो जरूरी काम भी होता है, तो आलस क्यों आता है? उठने का मन नहीं करता है। ये बेसिकली हमारे सेल्स की आदत है, हमारी कोशिकाओं की आदत। दे वांट टू बी इन रेस्टिंग पोजीशन। तो जिस किसी ऑर्गेन का जो बनाना काम है, जो करना काम है, इसीलिए जब लोगों को कॉन्स्टिपेशन होता है तो जो अच्छा डॉक्टर है वो कभी भी आपको ये नहीं बोलेगा कि ये पाउडर, ये चूरन, ये गोली लेना शुरू कर दो। वो उस ऑर्गेन का, जैसे हम लोग करते हैं, उस इंटेस्टाइन का, कोलोन का ट्रीटमेंट करेगा। ये नहीं कि ये फलाना चूरन ले लो। हम जो किसी को जब ये होता है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है, तो हम उसको एफओएस देते हैं। एफओएस क्या करता? लैक्सेटिव इफेक्ट नहीं देता। एफओएस क्या कर, कॉन्स्टिपेशन को रोकना किसका काम है? या कॉन्स्टिपेशन क्या होता है? ये ट्रीटमेंट को समझने में, और जो पेशेंट ज्यादा दिमाग लगाता है, और अच्छी बात है, पेशेंट अगर आपका ज्यादा दिमाग लगा रहा है मतलब वो जागरूक है, तो उसको जवाब देने में मदद आएगा आपको कि हमारा ट्रीटमेंट कैसे काम करता है। कॉन्स्टिपेशन क्यों होता है? जब हमारा बाउवेल मूवमेंट ठीक नहीं होता है, यानी लैट्रिन अपने आप जैसे उसको निकलना चाहिए, बाउवेल मूवमेंट ठीक से नहीं हुआ, बाहर नहीं निकलता। बाउवेल मूवमेंट ठीक से हो और लैट्रिन में जो सॉलिड वेस्ट और वाटर का बैलेंस ठीक रहे, यानी उसका स्टूल का सॉफ्टनेस ठीक रहे, ज्यादा हार्ड ना हो जाए, ये काम कौन करना है? किसको करना है? ये काम करना है आपके इंटेस्टाइन में जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया होता है, जो गुड बैक्टीरिया होता है, उसको। जब वो गुड बैक्टीरिया कमजोर हो जाता है तो आप कॉन्स्टिपेटेड रहने लगते हैं, आपकी इंटेस्टाइन की पूरी सफाई नहीं। तो हम जो एफओएस पाउडर देते हैं वो क्या करते हैं? किसी बीमारी का इलाज नहीं है, वो क्या है? उस गुड बैक्टीरिया का खाना है। हम उसको मजबूत बना देते हैं कि तुम अपना ठीक से काम करो, हम तुम्हारा काम क्यों करेंगे? हम डायबिटीज का भी ट्रीटमेंट वैसे ही करते हैं, हम जिम्निमा देते हैं, हम पेनक्रियाज को मजबूत बनाते हैं, उसमें बीटा सेल जनरेट करते हैं कि भैया इंसुलिन बनाना तुम्हारा काम है, हम तुमको मजबूत बनाएंगे। जैसे यहाँ पे कितनी माएँ हैं जिनके बच्चे 10वीं या उससे छोटे क्लास में हैं? माँ बाप कितने हैं यहाँ पे? हाथ उठाइए जिनके बच्चे 10 या उससे कम क्लास में। आपका बच्चा क्या सीखे? यही गलती हम अपने शरीर के साथ करते हैं। जो हमारा ऑर्गन, जो चीज प्रोड्यूस नहीं, हमारा लिवर और बोन मैरो मिलके रेड ब्लड सेल नहीं बना रहा है, तो लो भैया खून, आयरन की गोलियां लेना शुरू कर दो, खून की गोलियां लेना शुरू, खून चढ़वा लो। मतलब वो नहीं बना पा रहा है, उसको ठीक नहीं करना है। हमारा हार्ट बीपी को बैलेंस नहीं कर पा रहा है, तो हार्ट को मजबूत करने की बजाय बीपी की गोलियां लेना शुरू कर दो। हमारा थाइमस ग्लैंड T3 T4 नहीं बना पा रहा है, तो थायरॉक्सिन या थायरोनॉर्म लेना शुरू कर दो। मतलब जो नहीं बन रहा है वो बाहर से दे दो। इंसुलिन नहीं बन रहा है, बाहर से गोलियों के रूप में, या ज्यादा प्रॉब्लम हो गई तो इंजेक्शन के रूप में इंसुलिन देना शुरू कर दो। इंसुलिन बनाना काम किसका है? उसको बोलो ना बनाने के लिए।
तो वो बोलेगा भाई मेरे पास आपने बोलने का मतलब, आप डायरेक्ट हमारी लैंग्वेज तो समझेगा नहीं। तो सबसे जो कमाल की चीज है एक्यूलाइफ का, जो सबसे बेस्ट पार्ट है वो यही है कि हमारी बॉडी के ऑर्गन जो लैंग्वेज समझते हैं वो लैंग्वेज बोलने आती है एक्यूलाइफ को। तो जब आप एक्यूलाइफ से थेरेपी मोड में यानी रिलीफ मोड में थेरेपी करते हो इंसुलिन के पॉइंट पेनक्रियाज के पॉइंट पे, तो पेनक्रियाज को वो ब्रेन को बोलता है पेनक्रियाज को बोल, क्योंकि वो लोग क्या है, हमारे बॉडी के ऑर्गन सिर्फ और सिर्फ एक इंसान की बातें मानते हैं। जैसे होता है ना, कमांडर बोलेगा तो वही करेगा, तो उनका कमांडर कौन है? सीएनएस, ब्रेन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो एक्यूलाइफ आपके ब्रेन को बोलता है कि पेनक्रियाज को बोल कि ज्यादा इंसुलिन बनाए। तो जब पेनक्रियाज के ऊपर वो जाता है तो पेनक्रियाज उधर से करंट देता है, वो क्या बताता है कि मैं सक्षम नहीं हूं, मतलब मेरे पास इंसुलिन बनाने के लिए सफिशिएंट बीटा सेल्स नहीं है, या मेरे को ब्लड का फ्लो ठीक से नहीं मिल रहा, न्यूट्रिएंट फ्लो ठीक से नहीं मिल रहा है। तो उस चीज को हम ठीक करते हैं। भाई तेरी जो दिक्कत है, आप घर आए, मान लो कोई भी, श्रुति मैम आपके घर में खाना कौन बनाता है कि चलो आज ये मेथी के पकोड़े बना दो। मेथी के पकोड़े खाते हो ना आप लोगों का? समस्या तो ये है कि आप पता नहीं क्या क्या खाते हो क्या नहीं खाते हो। मेथी के पकोड़े तो खाते हो ना? हाँ, प्याज के पकोड़े बोलने वाला था मैं, फिर ध्यान में आ गया, आप जाए लो तो एग्जाम्पल खराब हो जाएगा। तो उन्होंने वो, आप बोलोगे नहीं मेथी तो नहीं है, या धनिया के पकौड़े, मतलब आपने बोला धनिया तो नहीं है, तो वो बाजार जाकर के मेथी के पकौड़े खरीद के ले आए चटनी के साथ और दोनों बैठ के खाने लगे। ये सॉल्यूशन है क्या? सॉल्यूशन ये है कि आपको वो सारा सामग्री ला करके दें, नहीं बनाने आता है तो बनाना सिखाएं। तो दैट इज व्हाट वी डू इन आवर ट्रीटमेंट। तो इसीलिए जितने भी लोग बीपी की मेडिसिन खा रहे हैं, अगर आपके घर परिवार में कोई, पेशेंट को भी समझाएं, लेकिन अगर आपके घर परिवार में कोई है बीपी की मेडिसिन खा रहा है, तो बीपी की मेडिसिन होती है सस्ती और बीपी कंट्रोल भी कर लेती है। ज्यादातर लोगों का 70% लोगों का बीपी दवा खाते रहते कंट्रोल में रहता है। लेकिन बीपी की दवा खा करके बीपी को कंट्रोल में रखने का मतलब है कि सिर पे टाइम बॉम्ब बांध के घूमते रहे, जिसका टाइमर सेट है और टिक 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 कर रहा है, लेकिन आपको पता नहीं है कि कब का सेट है, कब फट जाएगा वो। तो ये, और एक और इंपॉर्टेंट सिम्टम है कि हार्ट में कभी कभी, चेस्ट में अंदर जहां पे हार्ट होता है वहां पे आपको ऐसा पेन होगा कि अंदर से किसी ने सुआ डाला और आर पार कर दिया। कई बार वो पेन टेम्परेरी होगा, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के लिए होगा, खत्म हो जाएगा, 1 सेकेंड के लिए होगा, आप खत्म हो जाएगा। आप जब तक उसको रियलाइज करोगे कि पेन हुआ, छाती में हुआ, आप जब तक हाथ रखोगे तब तक बंद। ये सबसे डेंजरस सिचुएशन क्यों? क्योंकि ये फ्रीक्वेंटली भी नहीं होता। ये होने लगी हर 2-3 दिन में होने लगे तो आदमी थोड़ा सा जागरूक हो जाए, अरे यार क्या दिक्कत है, हर 2-3 दिन पे ये हो रहा है, एक बार डॉक्टर से दिखा लेता हूं। लेकिन ये होता भी 6 महीने, साल, 2 साल में एक बार। तो ये भी तो आप अपने परिवार में बता कि ऐसा किसी के साथ भी होता है तो तुरंत उसके हार्ट का इलेक्ट्रिकल कंडक्शन चेक करो। इस 3 कैटेगरी के लोग, जो लोग रेगुलर बीपी की दवा लेकर के अपना बीपी कंट्रोल में रखते हैं, जो लोग स्पाइन को बार बार, बैक को स्ट्रेच करते रहते हैं, और जिन लोगों को कभी सुई चुभने जैसा कि अंदर से कोई, ऐसे अंदर कोई बैठा हुआ जिसने भाला डाला और वो भाला बाहर तक निकला और जैसे निकाल के खींच के ले गया, बंद, इस टाइप का पेन होना, तो ये 3 कंडीशन में वो लोग रिस्क पे रहते हैं। अब इसका ट्रीटमेंट फैक्टर क्या है? ट्रीटमेंट तो वैसे हम समझेंगे जब हम बात करेंगे उसकी। आप रेगुलरली नहीं कराते तो अगर आपके पास एक्यूलाइफ है तो उस एक्यूलाइफ से आप वो टेस्ट भी कर सकते हैं। अब बातें आती है कि मैंने ट्रीटमेंट का बताया था कि मेडिसिन, जब बीपी की समस्या है तो क्लॉटिंग रोकने के लिए या बीपी के लिए दवाइयां देना शुरू कर देते हैं। क्लॉटिंग रोकने के लिए यानी ब्लड को पतला करने के लिए, ब्लड को पतला करने की दवाई, जो ब्लड थिनर बोलते हैं इसको, इकोस्पिरिन सबसे फेमस। तो ये अगर कोई लेता है
2 साल से ज्यादा कॉन्टिन्यूस, तो उसका किडनी डैमेज होना पक्का है, क्योंकि किडनी में जो ब्लड वेसल्स हैं वो उतने पतले ब्लड को फिल्टर करने के लिए नहीं बने हुए। अब पेट्रोल वाली गाड़ी में डीजल डाल दोगे तो उसका इंजन खराब हो जाएगा। तो बीपी मेडिसिन के साथ क्या प्रॉब्लम है वो बता दिया, और जो क्लॉटिंग रोकने वाला, जो ब्लड को पतला करने वाले मेडिसिन है, उसका क्या प्रॉब्लम हो सकता है वो बता देते। यानी हमारा पहला फोकस होना चाहिए कि कितनी जल्दी हम इसके प्रॉब्लम को बिना मेडिसिन के कंट्रोल करें, थेरेपी और सप्लीमेंट से कंट्रोल में ले आए, ताकि उसकी मेडिसिन की जरूरत खत्म हो जाए। तो मेडिसिन की वजह से जो एक्स्ट्रा नुकसान हो रहा है वो हम रोकेंगे। उसके बाद डेली लाइफस्टाइल, तो लाइफस्टाइल इंप्रूवमेंट तो मस्ट है, चाहे वो ट्रीटमेंट हमसे ले रहा हो या एलोपैथी का ले रहा हो, लाइफस्टाइल ट्रीटमेंट इज द बेस्ट थिंग। उसके बाद पेस मेकर बिठाना, तो 90% केसेस जिसमें डॉक्टर ने पेसमेकर रिकमेंड किया है, और अगर पेसमेकर नहीं बिठाया है तो हम उसको हैंडल कर सकते हैं। पेसमेकर बिठा दिया उसके बाद कुछ नहीं कर सकते। उसके बाद है कैथेटर एब्लेशन या एंजियोग्राफी, और एंजियोग्राफी के बाद एंजियोप्लास्टी करके स्टेंट डालना। अगर सिंगल आर्टरी ब्लॉक है और उसके पास एंजियोप्लास्टी कराया और उसको वो 10 दिन का भी टाइम है, तो आप ब्लॉकेज को घटा सकते हो, बिना स्टेंट डाले हुए ब्लॉकेज हटाने का भी ट्रीटमेंट हमारे इसमें हो जाता है। बाईपास सर्जरी जब कंप्लीटली ब्लॉक हो गया है, और बाईपास सर्जरी से पहले इंसान 1-2 बार स्टेंटिंग करा चुका होता है, ठीक है, बाईपास सर्जरी, और उसके बाद है वाल्व रिप्लेसमेंट। वाल्व रिप्लेसमेंट में सही टाइम से, जब वाल्व पूरी तरह से प्रोलैप्स नहीं हुआ है, कोलैप्स नहीं हुआ है, तब अगर आपके पास पेशेंट आता है। अब वाल्व रिप्लेसमेंट की रिक्वायरमेंट किसको पड़ सकती है, वो कौन सा पॉइंट बताएगा, वो जब मैं एक्यूलाइफ सिखाऊंगा तब बताऊंगा, ठीक है। बाईपास की रिक्वायरमेंट कैसे पड़ती है वो थोड़ा सा समझ लीजिए। रिक्वायरमेंट कैसे पड़ती है वो समझने के लिए आपको स्टेंटिंग को समझना होगा कि स्टेंटिंग क्या होती है। मान लीजिए कि ये एक आर्टरी है, इसमें यहां पे प्लाक बिल्डअप होना शुरू हो गया, दोनों तरफ से प्लाक बिल्डअप होना शुरू हो गया, धीरे धीरे ये बढ़ता जाएगा, धीरे धीरे दोनों तरफ से बढ़ता जाएगा। एक समय आएगा जब ये बढ़ते बढ़ते आपस में टच होने लगेंगे और ये आर्टरी ब्लॉक होगी। अब इधर से ब्लड नहीं जाएगा, तो एक वायर के द्वारा यहां पे एक बलून डाला जाता है। वो बलून क्या करता है, यहां पे आर्टरी को फैला देता है, यहां पे आर्टरी ऐसे हो जाती है। ये ब्लॉकेज वैसे ही है, ब्लॉकेज वैसे ही है, लेकिन बीच में ये जो वायर से बलून डाल दिया, उसकी वजह से आर्टरी यहां पे फैल गई। अब आर्टरी फैल गई, लेकिन ये बलून है बीच में, तो बलून ने ब्लॉकेज डाल दिया। तो बलून को तो खींच लेते हैं, लेकिन बलून के अंदर एक स्प्रिंग जैसी चीज होती है। वो क्या होती है, जब ये बलून को खींच लेते हैं तो एक स्प्रिंग जैसी चीज का स्ट्रक्चर होता है जो रह जाता है। तो स्प्रिंग तो बीच में से खाली होता है, तो ब्लड इसके बीच से पास होने लगता है। लेकिन ये स्प्रिंग क्या करता है, ब्लॉकेज को तेजी से बढ़ाता है, क्योंकि उसको अटकने के लिए, जो कचरा जा रहा है उसको अटकने के लिए एक चीज मिल गई ना, तो इसके ऊपर ही फिर से ब्लॉकेज जमने लगता है। तो कुछ दिनों के बाद ये फिर से ब्लॉक हो जाता है, तो फिर से इसको, या फिर उसके आगे पीछे अटकना शुरू हो जाता है, ब्लॉकेज होना शुरू हो जाता है, तो यहां पे फिर से एक स्टेंट डाल दिया। अब मान लो कि ये आर्टरी है, अब आर्टरी एकदम पूरी सीधी तो नहीं होती, यहां जाके टर्न, यहां पे स्प्रिंग डाला, यहां पे स्प्रिंग डाल दिया। अब यहां पे टर्निंग है, यहां पे कैसे स्प्रिंग डालेंगे, पॉसिबल नहीं है, स्प्रिंग घूम नहीं सकता, सीधी जगह सीधे सेक्शन पे ही डाला जा सकता है। या किसी को शुरुआत में ही ब्लॉकेज जो आई है वो यहीं पे आई, ये टर्निंग पे ही आया है ब्लॉकेज, तो यहां पे स्प्रिंग नहीं डाल सकते, यहां पे स्टेंट नहीं डाल सकते। तो क्या करते हैं, यहां से यहां को सीधा कनेक्ट कर देते हैं, और ये जो ब्लॉकेज वाला हिस्सा है वो निकाल देते हैं। ये होता है बाईपास, कि ये जो ब्लॉकेज वाला हिस्सा था उसको बाईपास कर दिया। तो इसमें ओपन हार्ट सर्जरी होती है, कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी होती है, हार्ट को खोल करके, आर्टरी को कट करके, अटैच करके ये करना पड़ता है।
काफी कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी होती है बाईपास, जिसको ओपन हार्ट सर्जरी भी कहा जाता है। वाल्व रिप्लेसमेंट और वाल्व, जैसे मान लो कि ये दो चीजें हैं, दो चैम्बर हैं, यहां से यहां पे एक वाल्व लगा हुआ है और ये वाल्व जैसा ऐसा ढक्कन है, मान लो ये है और यहाँ पे ये वाल्व प्रेशर से खुला और फिर जाके से चिपक गया। लेकिन कभी अगर वाल्व वीक हो गया है, वो पूरा चिपकने की बजाय थोड़ा सा खुला रह जाए तो ब्लड लीक करता रहता है। पूरा चिपकने के, जैसे ये पूरा चिपका हुआ है ना अभी, ये पूरा चिपकने की बजाय अगर इतना ये इतना खुलता है, ब्लड जाता है, फिर ये ऐसे चिपक जाता है। ये पूरा चिपकने की बजाय अगर इतना थोड़ा सा भी खुला रह गया तो ब्लड लीक कर सकता है। ब्लड लीक होगा तो उतना प्रेशर नहीं बनेगा, उतना ब्लड नहीं जाएगा, तो वहां पे उसकी जगह पे वो होता है वाल्व के मसल्स के वीक हो जाने से मोस्टली, या ऊपर वाला जो चेंबर है वो थोड़ा सा छोटा हो गया साइड में, तो वाल्व तो अपनी जगह पे जा रहा है लेकिन चेंबर थोड़ा ऊपर है तो वो नहीं चिपक रहा पूरा। तो ये दोनों ही कंडीशन में वाल्व रिप्लेसमेंट की जरूरत पड़ती है। लेकिन अगर शुरुआत की लेवल में पता चल जाए, जब वाल्व ने वीक होना शुरू ही किया है, तो उसमें क्या होता है, कभी कभी आपने देखा होगा कि कभी कभी कुछ लोग कंप्लेन करते हैं कि हार्ट बीट स्किप होता है। हजारों में से कोई एक ये कंप्लेन करता है, तो वाल्व रिप्लेसमेंट भी सबको थोड़ी होता है, वो भी हजारों में से किसी एक को ही होता है, लाखों में से। तो ये इसकी जो पहचान है वो है बीट स्किप करना। तो अगर उस टाइम में इंसान आपको लेकिन नोटिसेबल सिम्टम्स नहीं होते, कोई दिक्कत नहीं होती। बीपी बढ़ा हुआ है, क्या दिक्कत होती है, कभी कभार सिर भारी हो जाता है, दर्द होने लगता है, इसलिए लोग बीपी को सीरियसली नहीं लेते, शुगर को सीरियसली नहीं लेते। और हार्ट की प्रॉब्लम शुरुआत 50% लोगों को शुगर की प्रॉब्लम से होती है। शुगर के पेशेंट्स को शुगर नहीं मारता। शुगर क्यों मारेगा, शुगर तो बॉडी में होने वाली चीज है। शुगर करता क्या क्या है समझिए। सबसे पहले शुगर आपके खून को गाढ़ा करना शुरू करता है। सबसे पहले तो वीकनेस देगा, कमजोरी, क्योंकि शुगर क्या, शुगर आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब होता है, उसी से आपके ऑर्गन, आपके सेल्स, आपके टिश्यूज एनर्जी बनाते हैं ग्लूकोज से। तो वो एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, खून में ही रह रहा है, सेल्स तक जा ही नहीं रहा है, सेल्स में एंटर ही नहीं कर रहा है, यानी एनर्जी कम होनी शुरू हो जाएगी। तो शुगर होने के बाद सबसे पहली चीज जो होती है वो है एनर्जी कम। दूसरी चीज, ये खून में रह रहा है, यानी खून में आपके चाशनी है, तो आपका खून चिपचिपा होना शुरू हो जाएगा, ब्लड की थिकनेस बढ़नी शुरू हो जाएगी। तीसरी चीज, जो सबसे पतली पतली कैपिलरीज है, उसमें ये दिक्कत शुरू करेगा, रेटिना में, जहां जहां पे पतला ब्लड वेसल है, क्योंकि खून चिपचिपा हो गया। चौथी चीज, ये आपकी आर्टरीज को हार्ड करना शुरू कर देगा। तो जिन लोगों को बहुत पुरानी शुगर है और उसके बाद बीपी हुआ है, उनके ऊपर जो वैसोडाइलेशन बेस्ड बीपी की दवाइयां हैं वो काम नहीं करती, क्योंकि उनकी आर्टरीज फैलती सिकुड़ती नहीं है, हार्ड हो गई है। तो कभी भी सडन बीपी राइज हुआ तो आर्टरीज फैल के एडजस्ट नहीं करती, जिसकी वजह से उनको हार्ट अटैक का ज्यादा खतरा रहता है, ब्रेन हेमरेज का ज्यादा खतरा, क्योंकि आर्टरीज हार्ड हो गई तो बीपी तो बढ़ ही जाएगा। लेकिन सभी बीपी वालों को हार्ट अटैक का या ब्रेन हेमरेज का इतना खतरा नहीं रहता जितना शुगर की वजह से जो बीपी होता है उनको रहता है। अब ये गाढ़ा खून पैरों में नीचे जाकर के दिक्कत करना शुरू करता है, उससे न्यूरो प्रॉब्लम होनी, लोअर लेग्स में प्रॉब्लम, घाव हो गया तो भरेगा नहीं, ये सब प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। गाढ़ा खून छानते छानते आपकी किडनी खराब होने लगती है। इसीलिए शुगर के पेशेंट्स को डायबिटिक रेटिनोपैथी, नेफ्रोपैथी, न्यूरोपैथी, ये सारी कुछ डायबिटिक कहा गया। डायबिटीज के पेशेंट, तो पेशेंट मोस्टली डायबिटीज के पेशेंट्स की डेथ कैसे होती है, या तो हार्ट अटैक से, या ब्रेन हेमरेज से, या पैरालिसिस होकर के रह जाएगा, या फिर फाइनली अगर इन सब चीजों से बच गए, इलाज करा रहे हैं, सावधानी से रह रहे हैं, तो बच जाते हैं इन चीजों से। अगर इन चीजों से बच गए तो किडनी डायलिसिस होनी ही होनी है आखिर में, और डायलिसिस कराते कराते ही वो निकल लेते हैं। आपने कई एग्जाम्पल सुने होंगे, और जिसमें मैं आम लोगों की, लोग बोलते हैं हमारे पास बहुत पैसा है, हम डॉक्टरों की फौज खड़ी कर देंगे, तो अरुण जेटली और सुषमा स्वराज जैसे लोगों के साथ भी यही हुआ। उनसे ज्यादा पैसा, रिसोर्सेस तो आप लोगों के पास नहीं है। लालू यादव जी सिंगापुर चले गए, उनको किडनी उनकी बेटी ने डोनेट कर दिया, तो वो थोड़ा और सरवाइव कर रहे हैं। ये तीन लोगों का तो एग्जाम्पल आप जानते ही हो ना।
हम्म। तो जब ऐसे लोगों का ठीक नहीं हो पाता पैसे के दम पे और रिसोर्सेज के दम पे, तो हमारी आपकी क्या औकात है कोई औकात? तो इसलिए हमें और आपको क्या करना है, शुगर को बिना मेडिसिन के कंट्रोल में रखना है। चाहे कैसे भी रखो, चाहे आप मंत्र मार के रखो, तरीके से नहीं मतलब है, मेडिसिन के बिना कंट्रोल, या फिर परमानेंट रिवर्स कर लो। अगर मान लो कोई कहता है कि परमानेंट रिवर्सल नहीं हो सकता, हम नहीं मानेंगे, कई लोग होंगे जो नहीं मानेंगे, पर हम शुगर तो ठीक हो ही नहीं सकता। तो भाई जब ठीक हो जाएगा तब मानना तू। अभी फिलहाल ये सोच के तो दवाई इलाज शुरू कर कि तेरा शुगर कंट्रोल में रहेगा केवल सप्लीमेंट्स और थेरेपी से, मेडिसिन नहीं लेनी पड़ेगी। मेडिसिन नहीं लेने का मतलब है कि आप ये हार्ट अटैक, ब्रेन हैमरेज या पैरालिसिस अटैक और किडनी डायलिसिस के खतरे से बच गए। जानलेवा जो शुगर का है, बाकी शुगर जिंदगी भर बढ़ा रहे, दवाई उसको थेरेपी से मैनेज करके रखो, ठीक रहेगा। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं हार्ट के ट्रीटमेंट वाले हिस्से पे, है जो नहीं हो पाता एलोपैथी में, तो दिक्कतें आती है और हम क्या कैसे उसमें हेल्प करते हैं। तो ये मेडिकल डिवाइसेस लाइक पेसमेकर, कैथेटर, कोरोनरी आर्टरी बाईपास सर्जरी या वाल्व रिप्लेसमेंट। तो इसमें जब हम कोरोनरी आर्टरी बाईपास सर्जरी की जब जरूरत होती है, तो वो ऐसी जगह पे है जहां पे सर्जरी के अलावा स्टेंट वाले में और इसमें दोनों में पर्पस क्या है? ब्लॉकेज को निकालना। ब्लॉकेज को निकालना। ब्लॉकेज को निकालने के लिए आपको हेड केयर की, एक्यूलाइफ की और बीसीएम की, तीनों की जरूरत है। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा, आप में से कितने लोग हैं जिनके पास ब्रेसलेट भी है, हेड केयर भी है, एक्यूलाइफ भी है, बीसीएम? कितने लोग हैं जो ये सारी चीजें अपने ऊपर डेली यूज करते हैं? मेरे पास भी, मैं नहीं कर पाता। सच बोल रहा हूं, ईमानदारी से नहीं कर पाता मैं। आज भी नहीं किया मैंने कुछ भी, इनमें से कुछ भी नहीं किया। तो अपने आप को टाइम दीजिए। हो सकता है आप अपने परिवार को अपने से ज्यादा प्यार करते हो, लेकिन खुद बिस्तर पे पड़ जाओगे पैरालाइज होकर के, तो ऐसे प्यार का क्या करेगा आपका परिवार? क्या करेगा ऐसा प्यार लेकर के आपका परिवार? हो सकता है आप अपने बच्चों की सेवा करना चाहते हो, तो ऐसी नौबत क्यों आने देनी है कि आपके बच्चों को आपकी सेवा करनी पड़े? बोलते हैं ना, चैरिटी बिगिंस एट होम एंड हेल्थ बिगिंस विथ सेल्फ। आप हेल्दी हैं तभी आप किसी का भी ख्याल रख पाएंगे, किसी को भी प्यार कर पाएंगे। नहीं तो उल्टा उनसे करवाएंगे आप उनकी मुसीबतें बढ़ा देंगे। तो एज फार एज पॉसिबल ये इक्विपमेंट्स डेली यूज कीजिए। कोई बीमारी नहीं है तब तो जरूर कीजिए, क्योंकि फिर कोई बीमारी होगी नहीं। कम से कम ये जो लाइफस्टाइल डिसीज है ना, होंगी ही नहीं। बीसीएम आपके पूरे शरीर में सफाई करता रहेगा रेगुलरली, कहीं ब्लॉकेज नहीं आने देगा। एक्यूलाइफ को इलेक्ट्रिकल इंबैलेंस नहीं होने देगा, किसी ऑर्गन को वीक नहीं होने देगा। हेड केयर आपकी बॉडी में कहीं कोई आयनिक बैलेंस नहीं होने देगा, तो यानी अटैक का खतरा खत्म। ब्रेसलेट सडन राइज को, सडन चेंजेस को, और जो एक और जो खतरा, थ्रेट आज के जमाने में हो गया है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, उससे बचा के रखेगा। हेल्दी डाइट फॉलो कीजिए। हेल्दी डाइट टेस्टी नहीं होता, तो अगर आप हेल्दी डाइट नहीं फॉलो कर पाते हैं तो सप्लीमेंट्स लेते रहिए। 2-3 सप्लीमेंट, अगर आपको कोई बीमारी नहीं है तब की बात मैं बता रहा हूं। 2-3 सप्लीमेंट चुनिए, जैसे साल को 3 हिस्से में बांट लीजिए। 3 हिस्से में बांट लिया, 4-4 महीने के 3 हिस्से, या अपनी जरूरत के हिसाब से। कुछ लोगों को जैसे कुछ समय में जैसे सर्दी जुकाम हो जाता है किसी सीजन में, तो उस हिसाब से अपनी जरूरत के हिसाब से 3 या 4 हिस्से में साल को बांट लीजिए। जनवरी, फरवरी, मार्च 3 सप्लीमेंट ले लेंगे। कोई भी 3 सप्लीमेंट उठाइए और वो 3 महीने लीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैं बता रहा हूं, उसके बाद अप्रैल, मई, जून वो 3 सप्लीमेंट बंद करके दूसरे 3 सप्लीमेंट शुरू कर दीजिए। हाँ, कुछ सप्लीमेंट है जिसकी जरूरत नहीं है, जैसे जो पर्टिकुलरली हेल्थ इश्यूज को लेकर के, लाइक अगर आपका कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ा हुआ है तो कॉललेस खाने की जरूरत नहीं है।
अगर आपका शुगर नहीं बढ़ा हुआ है तो जिमनिमा खाने की जरूरत नहीं है, लेकिन बॉडी की खून की सफाई की जरूरत है तो आप ओपीसी खा सकते हैं। एंटीऑक्सीडेंट जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करने की जरूरत है, टीपोली खा सकते हैं। न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है तो आप जिंक, एफी प्लस, मल्टीविटामिन और स्पाइरुलिना खा सकते हैं। हाँ, अगर आपका हीमोग्लोबिन एकदम ऑप्टिमम है तो आपको एफी प्लस की जरूरत नहीं है, आप मल्टीविटामिन, स्पाइरुलिना, जिंक खाएंगे, उससे भी काम चलता है। इंटेस्टाइनल हेल्थ के लिए साल में 2-3 महीने एफओएस लेना चाहिए, साल में 2-3 महीने कैल्सी रिच लेना चाहिए। अगर आप, क्योंकि जो बॉडी में कैल्शियम कम हो रहा है, खासतौर पे अगर आपकी उम्र 35 के ऊपर है, तो बॉडी कैल्शियम छोड़ना शुरू करती है, तो जो कैल्शियम साल भर में छोड़ेगी बॉडी, वो 3 महीने में कैल्सी रिच लेने से पूरा हो जाएगा। और फ्रूट एंड वेजिटेबल प्यूरिफायर को 100 पीस बना के मत रखिए घर में। बहुत सारे लोग हैं जिनके घर में है, यूज नहीं होता। क्यों? क्योंकि खाना बनाती हैं सारी औरतें हड़बड़ी। अब उस टाइम में कौन इतनी मगजमारी करे, 5-7 मिनट एक्स्ट्रा लगेगा फ्रूट एंड वेजिटेबल, छोड़ यार, तुरंत कैप खोला, उसके नीचे लगा, रगड़ के धोया, सब्जी डाल दिया कढ़ाई में। तो प्लान करके रखो, उसको सामने रखो, उसी से ही करना है। नहीं तो सब्जी एक साथ, जो 2-3 दिन की सब्जियां लाते हो, उसी समय बाल्टी में डालो, आधा घंटा टाइम लगाओ, उसी समय सब धो धा करके ही फ्रिज में रखो। लेकिन दाल चावल के साथ तो ऐसा कर नहीं सकते, वो तो रोज ही धोना पड़ेगा। ऐसा थोड़ी है कि एक बोरी चावल लाया, एक साथ ही धो करके रख दिया, ऐसा तो नहीं कर सकते ना। दाल और चावल तो आपको रोज ही धोना पड़ेगा। तो इसलिए ये सब चीजों का ध्यान रखिए, हेल्दी रहेंगे, क्योंकि हमको बीमार करने के जो फैक्टर्स है वो बहुत बढ़ते जा रहे हैं। हवा में पोल्यूशन है ही, कुछ कर नहीं सकते आप, सरकार कुछ नहीं कर पाती, आप और हम क्या कर पाएंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है ही, खाने पीने में मिलावट है ही, तरह तरह के नए नए वायरस हैं ही। फार्मा कंपनी वाले, दवाई बेचने वाले, वो दवाइयों के ऊपर रिसर्च कम कर रहे हैं, वायरस बनाने पे रिसर्च ज्यादा कर रहे हैं साले, बताओ क्यों? क्योंकि वायरस फैलेगा, बीमारी फैलेगी, तब तो दवाई बिकेगी। तो बीमार करने के लिए बहुत सारे फैक्टर काम कर रहे हैं, हेल्दी रखने के लिए आपको सिर्फ एक फैक्टर है, वो है आप खुद। मतलब हजारों लाखों लोगों की जो ताकत है, उसके अगेंस्ट आपने अकेले लड़ना है, अपने परिवार के लिए, अपने लिए अकेले लड़ना है। ढीले पड़ोगे तो पछताओगे। ढीला आदमी दो ही वजह से पड़ता है, आलस, आराम। तो कुदरत ऐसी हालत कर देगी कि फिर बिस्तर पे ही लेटे रहना, पंखा देखते रहना, पूरा आराम ही मिल जाएगा। तो इसलिए आलस को कम करना है। दूसरा, काम, काम छोड़ करके, अरे यार काम छूट जाएगा, तो काम करते हैं कमाने के लिए। जो कमाओगे हॉस्पिटल में भरना पड़ जाएगा, लापरवाही किया तो। उल्टा ज्वेलरी ज्वेलरी बेचनी पड़े, वो भी होता है लोगों के साथ। लोगों ने इंश्योरेंस करा रखे हैं, 10 लाख 15 लाख के ट्रीटमेंट इतने कॉस्टली हो गए हैं कि खत्म हो जाता है। और आजकल इकोनॉमी और महंगाई का ऐसा आलम है कि किसके पास 5-7 करोड़ की सेविंग है किसी के पास, तब उसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और अगर किसी ने 10-20 लाख 30 लाख सेव कर भी रखे हैं, तो किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए होता है। किसी को घर लेना है, किसी को बेटी की शादी करनी है, किसी को बेटे को मेडिकल में एडमिशन कराना है, बच्चों की पढ़ाई करानी है। तो या तो आपकी जान बचेगी या फिर वो काम होगा, कहीं ना कहीं तो नुकसान झेलना ही पड़ेगा। तो इसीलिए रोज अपने ऊपर थोड़ा सा ध्यान देंगे, थोड़ा सा जागरूकता रखेंगे, बहुत ज्यादा एफर्ट करने की जरूरत नहीं, घंटों नहीं चाहिए। 1 घंटा बैठ के एक्यू लाइफ की थेरेपी नहीं करनी है, 2 पॉइंट डेली कर सकते हैं। 10 मिनट बीसीएम पे खड़े हो सकते हैं, नहीं 15 मिनट तो, 5 मिनट सुबह 5 मिनट शाम खड़े हो सकते हैं, अगर एक साथ टाइम नहीं मिलता तो। ऑटो में बैठ करके ऑफिस जा रहे हैं, बैठ करके हेड गियर कर सकते हैं, पिछली सीट पे बैठ के कर सकते हैं ना। तो इसलिए इतना भी करेंगे ना, और सप्लीमेंट खाने में तो खैर कितना ही टाइम लगता है।
लेकिन अपनी सेहत का ध्यान रखिए। सेहत और फिटनेस ही असली पूंजी है। बिजनेस जा सकता है, हर चीज, घर परिवार बीवी बच्चा सब छोड़ के जा सकते हैं, आप सरवाइव कर जाओगे। कुछ भी चला जाए लाइफ से, आप सरवाइव कर जाओगे। सेहत चली गई तो आप सरवाइव नहीं कर सकते। और यकीन मानिए कि जब आपकी सेहत आपको धोखा दे देती है ना, तो कुछ टाइम के बाद जो आपका सबसे प्यारा व्यक्ति होता है ना, वो भी आपके पास नहीं रहता। क्योंकि कौन आपके पास बैठा रहेगा 24 घंटे? उसको भी अपनी दुनिया देखनी है, जॉब पे जाना है, काम करना है ना। तो इसीलिए अपनी सेहत हमेशा ठीक रखने की कोशिश कीजिए। जी सुदेश मैम आपको डिसाइड करेगा कि इसको किस वजह से बीपी बढ़ रहा है और उसके हिसाब से दवाइयां देगा। तो ऐसे लोगों को बाद में धीरे धीरे बीपी की दवाइयां, आपने कई पेशेंट्स का देखा होगा, सुबह शाम बीपी की गोली लेते हैं फिर भी 160-65 पे रहता है उनका बीपी, क्योंकि काम नहीं करती दवाई। ये था अनकंट्रोल्ड बीपी। ऐसे लोगों के लिए तो बीसीएम भी मना है कि दवा लेने के बावजूद भी जिसका बीपी कंट्रोल में नहीं हो रहा, मतलब उसकी आर्टरी फैल नहीं रही है। यानी जब आप बीसीएम कराएंगे तो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा। अगर उसकी आर्टरी नहीं फैल रही है तो आर्टरी पे प्रेशर बढ़ जाएगा ना। हम जब बीसीएम कराते हैं तो आर्टरी थोड़ी सी फैलती हैं आपकी, आपका हार्ट रेट नॉर्मल रहेगा, डायस्टोलिक नॉर्मल रहेगा, सिस्टोलिक बढ़ेगा। बीसीएम से, आप बीसीएम करने से पहले एक बार बीपी चेक कर लो, बीसीएम से उतरने के बाद दूसरा बीपी चेक कर लो, तो आप देखो कि सिस्टोलिक थोड़ा सा 10-15 पॉइंट बढ़ा हुआ रहेगा। तुरंत करोगे तब तो सब बढ़ा हुआ रहेगा, तुरंत नहीं, 5 मिनट 7 मिनट के बाद करोगे तो सिस्टोलिक 10-15 पॉइंट बढ़ा हुआ रहेगा, डायस्टोलिक सेम रहेगा, 1-2 पॉइंट का फर्क रहेगा, हार्ट रेट सेम रहेगा। या हार्ट रेट अगर ज्यादा था ना नॉर्मल से, तो नॉर्मल पे आ जाएगा। लेकिन जिन लोगों को वैसोडाइलेशन नहीं होता, जिनकी आर्टरीज नहीं फैलती, यानी वस्कुलर सिस्टम डायलेट नहीं होता, उनको बीसीएम से दिक्कत हो जाती है। कुछ लोगों को बीसीएम से चक्कर आता है ना, वो लोग भी उसमें उनको भी ये हो सकता है। ठीक है, यहाँ खत्म करते हैं, कल हम पढ़ेंगे, खत्म करते हैं, मिलते हैं फिर कल। गुड नाइट।